हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके साथ सेकंड लेक्चर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड लेक्चर। हमने पहला लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने किंगडम मोनेरा की बात की। तो आज का लेक्चर जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करेंगे। अगर हम रिवीजन की बात करें तो किंगडम मोनेरा में हमने क्या क्या पढ़ा था। किंगडम मोनेरा में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसके बाद स्ट्रक्चर्स देखे थे, उसके बाद सेल ऑर्गेनाइजेशन भी देखा। उसमें क्लासिफिकेशन में हमने आर्कीबैक्टीरिया देखा, यूबैक्टीरिया देखा, माइकोप्लाज्मास देखे, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, वो सब हमने बात कर ली थी। आशा करता हूँ आप सभी ने रिवाइज भी कर लिया होगा। तो आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की अगली कड़ी में हम किंगडम प्रोटिस्टा का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करेंगे। आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो मेरा नाम है सौरभ। बिना समय गवाए चालू करते हैं आज का लेक्चर। तो अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनेलीज हैं यूकैरियोट्स जो हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स रखे गए हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स जो होते हैं वो प्रोटिस्टा में आते हैं, लेकिन इस किंगडम की बाउंड्रीज जो है अभी बहुत अच्छी तरीके से हमें बताई नहीं गई हैं या इसकी डिफाइंड नहीं है अच्छे से। दे आर सॉलिटेरी और कॉलोनियल भी हो सकते हैं, अकेले भी हो सकते हैं, कॉलोनीज में भी हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम मेंबर की बात करें, मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा की बात करें तो मोस्टली एक्वाटिक होते हैं। क्योंकि ये एक्वाटिक होते हैं इसलिए इनकी सेल बॉडी जो होती है एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है जिसके पास। उसके बाद जो अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद सम है फ्लैजिला और सीलिया। किसी का फ्लैजिला है, किसी का सीलिया है। और प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और सेक्सुअल बोथ। सेक्सुअली में क्या करते हैं, सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन। सेक्सुअली में तो आपको पता ही होगा कि बाइनरी फ्यूजन, फिजन और भी मेथड्स हैं। इसके बाद हमने 3 कैटेगरीज में इसको यहाँ पे प्रोटिस्टा के किंगडम को डिवाइड किया हुआ है। पहला है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जिसमें एल्गी लाइक प्रोटिस्ट आएंगे। उसके बाद दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं आज, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट जिनको हम फंजाई लाइक प्रोटिस्ट बोलते हैं। और तीसरा आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट जिनको हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट बोलते हैं। तो पहला जो ग्रुप है प्रोटिस्ट का फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेलुल, क्योंकि ये एल्गी लाइक है तो सेलुलोजिक सेल वॉल होनी चाहिए प्लांट, और क्योंकि ये प्लांट लाइक है इसलिए इनके पास सेलुलोजिक सेल वॉल है। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं इसलिए इनके पास सेलुलोज की सेल वॉल है। क्लोरोफिल बियरिंग फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं, प्लांक्टोनिक हैं और तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। क्राइसोफाइट्स में, डाइनोफ्लैजिलेट्स में और तीसरा यूग्लिनोइड्स में। तो हम पहला पढ़ने वाले हैं क्राइसोफाइट्स में। तो क्राइसोफाइट्स में क्या होता है, सिंपली इसमें डाइएटम्स आते हैं जिनको गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। ये फ्रेश वाटर और मेराइन एनवायरनमेंट में भी रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं, यू कैन नॉट सी अंडर नेकेड आइज। उसके बाद फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, क्योंकि ये एक्वाटिक होते हैं तो मोस्टली तो ये वाटर करंट्स के द्वारा ही फ्लोट करते हैं। मोस्टली ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी स्वयं भोजन बनाना। अब ये जो स्टार पॉइंट है इसको आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ देखना है। इसमें क्या है कि इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज इन शेप बॉक्स की तरह इसमें 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स होती हैं जो शेप बॉक्स की तरह फिट हो जाती हैं आपस में। और जो होती हैं सेल्स वो सिलिका की होती हैं और जो इसकी बाल्स होती हैं वो रिस्ट्रक्टेबल होते हैं, यानी इनको हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बहुत हार्ड कोटेड होती हैं। और जो इसीलिए जो डायटम्स जो होते हैं
हैव बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल इन देयर हैबिटेट्स दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ईयर अगो। इसलिए इनकी सेल वॉल होती है, डिपॉजिट्स होती जाती है हैबिटेट्स के ऊपर, और बहुत जब बिलियंस ईयर हो जाती हैं तो डायटोमियस अर्थ हो जाती है, क्योंकि ये बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, ऑयल्स एंड सिरप्स। तो क्या होता है कि बहुत टाइम तक ये ओवर बिलियन ईयर्स तक वैसे की वैसे ही डिपॉजिट होती रहती हैं, तो जो मिट्टी जो होती है वो ग्रिटी हो जाती है, और इसी को हम डायटोमियस अर्थ बोलते हैं। और इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ऑयल, सिरप, पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन में हम काम करते हैं। तो अगर नीट में आएगा तो आपको याद रखना है कि क्राइसोफाइट्स जो होते हैं ऑयल, सिरप्स, फिल्ट्रेशन एंड पॉलिशिंग में काम करते हैं। तो जो अगर हम ओशियंस में चीफ प्रोड्यूसर्स की बात करें, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन, वो हैं हमारे डायटम्स। दूसरे ग्रुप में आते हैं, तो दूसरा ग्रुप है इसका डाइनोफ्लैजिलेट्स का। इसमें क्या है कि मैराइन भी है और फोटोसिंथेटिक भी है। इसके बाद मैराइन भी है और फोटोसिंथेटिक भी है। इसके बाद जो भी इनमें पिगमेंट प्रेजेंट है उसके हिसाब से ये अपना अपीयर होते हैं, यानी दे अपीयर येलो, ग्रीन, जो भी इनके अंदर पिगमेंट है वो पिगमेंट डिपेंड करता है कि ये कैसे अपीयर होंगे। इसके बाद जो इनकी सेल वॉल जो होती है स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स की होती है आउटर सरफेस पर, और मोस्ट ऑफ देम टू फ्लैजिला होते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनली होता है और दूसरा ट्रांसवर्सली होता है इन अ फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। इसके बाद वेरी ऑफन डाई रेड फ्लैजिलेट्स एग्जाम्पल गैनियोलक्स undergo such rapid multiplication that they make sea appear red। यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गोनियोलक्स, ये क्या होता है कि गोनियोलक्स में इसको रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स भी बोलते हैं, और ये जो सी है उसको रेड कलर का अपीयर कर दे, यानी रेड टाइड्स हमको समुद्र में दिखते हैं। तो गैनियोलक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉक्सिन रिलीज बाय सच अमाउंट में किल इवन अदर मैराइन एनिमल्स सच एज फिश वगैरह को भी ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं और फिशेस को ख़त्म कर सकते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो जो नई वाली एनसीईआरटी उसमें ये डायग्राम आया हुआ है, ऐड किया गया है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स आएगा, ये इसका डायग्राम है। इसके बाद अगर हम तीसरी कैटेगरी पे आते हैं इग्लिनोइड्स, जो कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की आखिरी कैटेगरी है। इसमें क्या है कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मेजॉरिटी स्टेगनेंट यानी ठहरे हुए पानी में मिलेंगे आपको। इसके बाद इंस्टीड ऑफ अ सेल वॉल की जगह इनके पास प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे हम पेलिकल बोलते हैं, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि सेल वॉल की जगह क्या प्रोटीन रिच लेयर होती है जो उसको बॉडी फ्लेक्सिबल बनाती है इग्लिनोइड्स में, तो आपको याद रखना है पेलिकल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दे हैव दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। इसके बाद फोटोसिंथेटिक होते हैं, और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर smaller organisms. Interestingly, the pigments of iglinoids are identical those present in higher plants. जो पिगमेंट जो होते हैं इग्लिनोइड्स में वो सिमिलर होते हैं हायर प्लांट्स के जो पिगमेंट्स होते हैं उनकी तरह। इसका एग्जांपल यूग्लिना, क्योंकि इग्लिनोइड्स कैटेगरी यूग्लिना से आप याद कर सकते हैं। और यूग्लिना का डायग्राम आपको याद रखना है, ये फ्लैजिला हो गया, फ्लैजिलम जिसे बोलते हैं। और ये आपको अंदर का इतनी लेवलिंग नहीं आएगी, बस आपको ये याद रखना है कि ऐसा यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी पे आते हैं हम कंज्यूमर्स की, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट की, जिसको हम फंजाइलर प्रोटिस्ट भी बोलते हैं। इनका एग्जांपल है स्लाइम मोल्ड्स। ये इसका डायग्राम है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं, दूसरों पर निर्भर रहें। उसके बाद द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग टोइज और लीफ जो होते हैं इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल की वजह से मूव करती है। इसके बाद अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन
करने के साथ उसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कि ग्रो हो जाता है और एंड सेवरल फीट्स, बहुत लंबे तक ग्रो कर जाते हैं प्लाज्मोडियम्स। और अगर कंडीशन सूटेबल है इनकी तो इकट्ठे हो करके प्लाज्मोडियम बना लेते हैं, और जब कंडीशन अनफेवरेबल होती तो ये प्लाज्मोडियम फट के डिफ्रेंशिएट हो जाता है और फ्रूटिंग बॉडीज बना देता है, और जो स्पोर को बियर करते हैं टिप्स पे। द स्पोर्स पोजेस ट्रू बॉल्स, जो स्पोर्स जो होती हैं उनमें ट्रू बॉल्स होती हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन होने के बावजूद ये बहुत सालों तक रेजिस्टेंट और सर्वाइव कर सकते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाई एयर करंट, जो इनके स्पोर्स होते हैं वो एयर करंट्स के द्वारा हो जाते हैं। तीसरे और आखिरी कैटेगरी की बात करें प्रोटिस्ट में, तो ये है प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट। इसमें क्या होता है कि ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था 3 पढ़ेंगे, उसमें हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी पढ़ेंगे। प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट, इसमें क्या होता है, ऑल प्रोटोजोन्स और हेटेरोट्रॉफ होते हैं और प्रेडेटर और पैरासाइट की तरह काम करते हैं। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स की तरह ये प्रिमिटिव रिलेटिव हैं इनके, और इनको हम 4 मेजर ग्रुप्स में बांटेंगे, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोन्स में। अमीबॉइड प्रोटोजोन क्या होता है कि ये फ्रेश वाटर, सी और मॉइस्ट सॉइल में भी रह सकते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सीडोफोडिया एज एन अमोइबा। अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल ऑन देयर सेल्फ, जो मेराइन में रहते हैं उनके पास सिलिका सेल्स भी होती हैं उनकी सरफेस पर। उसके बाद सम ऑफ देम ईच सच एज एंटामीबा और पैरासाइट्स। इसके बाद फ्लैजिलेटेड, एक एग्जांपल थोड़ा डिस्कस करना है, तो हम अमीबा का यहाँ अमीबॉइड प्रोटिस्ट है, अमीबा का आपको देखना है। ये है इसका अमीबा की आउटर सेल बॉल। इसमें क्या होता है कि सीडोपोडिया से होती है यहाँ पे, जैसे कि ये सीडोपोडिया है जो इसको लोकोमोशन में और फूड कैप्चरिंग में काम करते हैं। तो ये सीडोपोडियाज आगे निकलते हैं और अगर सामने कोई प्रे है, इसको ईट करना है, इसको खाना है, तो ये अपना शेप बढ़ाते चले जाते हैं, सीडोपोडियाज निकल के और सेल में आ जाते हैं और कैप्चर हो जाता है प्रे, और इसके बाद फूड वैक्यूल में जाकर ये अपना लाइफस्टाइल कंप्लीट करते हैं। इसके बाद फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो सेकंड कैटेगरी है प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट की। इसमें क्या होता है कि फ्री लिविंग होते हैं इसके मेंबर्स और पैरासिटिक होते हैं। फ्लैजिला होता है। इसके बाद पैरासिटिक फॉर्म काउज डिसीजेज, पैरासिटिक फॉर्म्स की डिसीजेज काउज करती हैं। आपको याद रखना है यहाँ पे कि ट्रेपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस इज इट्स वेक्टर, टिसिटिस फ्लाई। लेशमैनिया काउजेस कालाजार, इट्स वेक्टर इज सैंड फ्लाई। आपको वेक्टर और कॉजेटिव प्रोटोजोआ आपको याद रखना होगा। ये काफ़ी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि ट्रेपैनोसोमा, और इसका वेक्टर क्या है, इसका वेक्टर है टिसिटिस फ्लाई। और आपको लेशमैनिया पूछा जाए, काला आजार अफ्रीका में होता था, तो काला आजार तो ये कहाँ मिलेगा, लेशमैनिया की वजह से होता है, और ये सैंड फ्लाई में इसका वेक्टर होता है। अगली कैटेगरी इसकी आती है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में क्या होता है कि दे आर एक्वाटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलियस में है, इसकी वजह से ये एक्टिवली मूविंग होते हैं, आराम से इधर उधर घूम सकते हैं। इसके बाद द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ दिस प्रोटोजोआ इज नॉट सीलिया। हम सीलिया की वजह से इसको नहीं पहचान सकते, हम पहचान सकते हैं डाइमॉर्फिक न्यूक्लिया। ये एम्स में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ दिस, मतलब स्टेटमेंट वाइज दिया था, तो इसमें आपको डाइमॉर्फिक न्यूक्लिया भी मिला था। तो ज़्यादातर बच्चों ने सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में सीलिया का आइडेंटिकल फीचर लगाया था, लेकिन नहीं, इसमें डाइमॉर्फिक न्यूक्लिया ही होता है। डाइमॉर्फिक न्यूक्लिया मतलब एक न्यूक्लियस 2 तरीके का काम करता है।
तो मैक्रो न्यूक्लियस होता है पहला, वो किडनी शेप्ड है और ये क्या कंट्रोल करता है, वेजिटेटिव फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो वन और मैनी होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही होता है किडनी शेप। इसमें क्या होता है, एक हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इनका शेप क्या होता है, वो स्फेरिकल शेप का होता है और ये कंट्रोल रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो आपको याद रखना है कि मैक्रो न्यूक्लियस का काम है वेजिटेटिव फंक्शन का, माइक्रो न्यूक्लियस का काम है रिप्रोडक्शन का। इसके बाद जो इनकी कैविटी है या गलेट जिसको बोलते हैं, वो ओपन्स आउटसाइड ऑफ सेल सरफेस। The coordinated movement of row of cilia causes the water laden with food to be stored into gullet. कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है जिसकी वजह से जो सीलियास की जो रोज होती हैं वो वाटर के साथ फूड को भी अपनी गलेट या कैविटी में स्टोर कर लेती हैं। इसका एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल पैरामीशियम। याद रखना आपको, पैरामीशियम एक सीलिएटेड प्रोटोजोआ है। यहाँ पे पैरामीशियम में सीलियास पाए जाते हैं। तो जो हेयर लाइक है बाहर आउटसाइड, ये क्या है, ये सीलिया है। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना सीलिया ये। और इतना अंदर की लेवलिंग नहीं आएगी, लेकिन आपको पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देख के आपको याद होना चाहिए कि क्या पैरामीशियम यही है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ पैरामीशियम यही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्पोरोजोआंस क्या होते हैं, ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं। ये बॉडी के अंदर रहते हैं, किसी बॉडी के अंदर रहते हैं और देयरफॉर डू नॉट एनी लोकोमेट्री स्ट्रक्चर। इसीलिए इनके पास कोई लोकोमेट्री स्ट्रक्चर नहीं होता। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्टिशियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन्फेक्टिशियस स्पोर लाइक स्टेज होती है, लाइफ साइकिल अपनी रिमूव करते हैं। उसके बाद द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। अगर हम नोटोरियस की बात करें, नोटोरियस का मतलब कुख्यात, आपको याद रखना है, कुख्यात। कुख्यात का मतलब बहुत कॉमन, जो खराब है। द मोस्ट नोटोरियस प्लाज्मोडियम बैक्टीरियल पैरासाइट्स भी बोलते हैं इसको। वो क्या करता है, काउजेज मलेरिया विच हैज़ स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। मलेरिया हो जाता है छोटे बच्चों को, बड़ों को भी हो जाता है, जिसकी वजह से इफेक्ट डालता है ह्यूमन पॉपुलेशन। तो यहाँ पर हमारा किंगडम प्रोटिस्टा बहुत अच्छे से ख़त्म हो गया, शॉर्ट में ख़त्म हो गया, डिटेल्ड है काफ़ी। तो आपके लिए इतना सफिशिएंट रहेगा किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो हम बहुत ही जल्दी अगला लेक्चर भी लेने वाले हैं जो कि किंगडम फंजाई का है। और किंगडम फंजाई भी हम बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म करेंगे। इसका किंगडम फंजाई में हम हैबिटेट देखेंगे, रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन तो देखना ही देखना है। फाइकोमाइसिटीज़ है, एस्कोमाइसिटीज़ है, बेसिडियोमाइसिटीज़ है, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ है। तो हमारा किंगडम फंजाई भी हो जाएगा। तो इस चैप्टर में बस यही है, किंगडम फंजाई है और प्लांटिया और एनिमिलिया का हम सेपरेट पढ़ते ही हैं। तो एक लेक्चर और इस चैप्टर में लगेगा, उसके बाद मैं इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा दूंगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएँ। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। और टेलीग्राम ग्रुप का फ़ायदा ये है कि वहाँ मैं आपको नोट्स जो हैं PDF के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँगा। ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक साथ ही दे देंगे, क्योंकि अभी देने से बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय।